तो कल तक की क्लास में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पॉइंट पार्टिकल की बात की थी। हम 2 मिनट उसको रिपीट करके फिर आगे बढ़ेंगे, सही है। देखो जैसे हमने ये कल सीख लिया कि एक पॉइंट पार्टिकल अगर m जो है वो r डिस्टेंस पर है, जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 डिग्री एंगल पर अगर है मान लेते हैं पार्टिकल, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने सीख लिया है mr²। एक से ज्यादा पॉइंट पार्टिकल है, हालांकि वो बात अलग है, ये भी हमने बीच में बात कर ही ली कि अगर पार्टिकल उसी एक्सिस पर है, हालांकि बहुत छोटी बात है ये, लेकिन बोल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा, ठीक है। और अगर एक से ज्यादा पार्टिकल हैं तो उन सब की क्या चाहिए अपने को, डिस्टेंसेस चाहिए, सही है क्या। और इसका भी फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, कितना, m1 r1² m2 r2² प्लस डॉट डॉट mn rn²। पॉइंट पार्टिकल के सिस्टम को लेकर के हमने चीजें सीख ली हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। अभी कल की क्लास से केवल हम यहीं तक पहुंचे हैं, सही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पॉइंट पार्टिकल सिस्टम पर हम और अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये टॉपिक तैयार हो गया है। बात हो रही है रिजिड बॉडी की। अब रिजिड बॉडी में क्या क्या आ सकता है, रॉड आ सकता है, रिंग आ सकती है, डिस्क है, हॉलो स्फीयर है, ये सारी चीजें आ सकती हैं। ऐसी बॉडी जिसका हम नाम जानते हैं, जैसे कि हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, ये सब हम जानते ही हैं। ऐसी भी बॉडी आ सकती हैं जिनका हम नाम नहीं जानते हो, सही है ना, ऐसी भी बॉडी आ सकती हैं। तो अब उनका सबका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि सीखना है तो तरीका ये है कि पहली बात तो ये हम समझ ही चुके हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट डिफाइंड होता है। ये बात नहीं हो सकती कि इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, हम ये नहीं बताएंगे किसके अबाउट बताना है, किसी ना किसी के अबाउट डिफाइंड होता है। अब पॉइंट पार्टिकल का हमने सीख रखा है, बॉडी का बताना है, तो देखना क्या तरीका होगा। एक तरीका ये होगा कि हर बॉडी पॉइंट पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, मतलब ये कि ये m1 पार्टिकल इसको मान लो, इसको m2 मान लो, इसको m3 मान लो, इसको m4 मान लो, ऐसे कितने पार्टिकल्स होंगे इसमें बताओ, इनफाइनाइट, सही है ना। तो चलो हम मान लेते हैं कि हर पॉइंट पार्टिकल हमको डिस्टेंस भी पता है। लो मानने में क्या जा रहा है, एज्यूम करने में क्या जा रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम वहीं से कनेक्ट करते हैं जहां चीजें हमें पता हैं। m1 r1² m2 r2² प्लस m3 r3² प्लस डॉट डॉट प्लस mn rn², और आप बाद में लिख दो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, या डॉट डॉट करके छोड़ दो आप, तब भी उसका मतलब यही है, इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं। अब ये फॉर्मूला हमने लिख तो दिया, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, सिग्मा mi ri का स्क्वायर एंड i इज टू बी इक्वल टू 1 to i इज इक्वल टू n एंड n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। लेकिन ये दोनों फॉर्मूले लिखने भर के लिए तो काम के हैं, वैसे काम के नहीं है कि आप अब इनफाइनाइट पार्ट्स को आप क्या कर रहे हो, सम अप करने जा रहे हो, है ना। तो ये केवल लिखने भर के हैं, बस काम का कौन सा है। सुनो, एक और स्ट्रेटजी अपनाई गई कि भाई अगर इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हो तो आप कर क्या रहे हो, एक पार्टिकल लेते हो, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हो, स्क्वायर करते हो, फिर दूसरा पार्टिकल लेते हो और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हो, उसका स्क्वायर करते हो। तो आप कर क्या रहे हो, हर एक पार्टिकल का मास लेकर और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर लिख करके सम अप कर रहे हो। ये काम इंटीग्रेशन भी कर सकता है। तो आपने क्या किया, यहां से स्मॉल r की डिस्टेंस पर एक dm पार्टिकल लिया, यहां से इसकी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, और तब आपने केवल इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा, एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने लिखा dm r²। और जब आपने उसको सम अप किया ना, तो आप जब सम अप करोगे तो ये इस एलिमेंट का जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम अप करोगे तो एक्चुअली में पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा उस एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट आपने उस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा था। मतलब हमें अब किसी भी बॉडी में जाना है, रिजिड बॉडी में जाना है, तो हमें एक एलिमेंट लेना होगा और उस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होगा और उसे क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो मतलब केवल एक लाइन यहां सुन करके हम आगे जा सकते हैं कि जब कभी किसी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आप उसमें क्या ले लो, एलिमेंट ले लो, और एलिमेंट लेकर के उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो। ये लाइन में दोबारा बोल रहा हूं, एलिमेंट लिखो, एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो और उसे इंटीग्रेट करो। अब ये तीनों चीजों में कुछ बच्चों को दिक्कतें होती हैं, कुछ बच्चे बढ़िया सीख जाते हैं। कई बच्चों को एलिमेंट लेना नहीं आता, और सोचो जिनको आ गया उनको बहुत मजा आता है काम करने में। एलिमेंट लेने के बाद उस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना नहीं आता, और चलो लिख लिया तो कईयों को इंटीग्रेशन नहीं आता। तो यही 3 स्टेज हैं, और तीनों चीजें यदि अच्छी आ जाएं तो फिर हम किसी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया
निकालना सीख जाते हैं। ठीक बात है कि निकल जाने के बाद हम बाद में क्या करेंगे, रिजल्ट याद रखेंगे और उस रिजल्ट्स के बदौलत हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए कुछ कुछ तो हमें निकालना भी आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, ये जरूरी है आपका देखना, है ना, इसको सीखना। ये एक रॉड है, देखना जरा ध्यान से। इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालने जा रहे हैं। थिन रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, तो यूनिफॉर्म थिन रॉड है। मास इसका कैपिटल M है, लेंथ इसकी L है। इस एक्सिस के अबाउट हम क्या कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। क्लियर। अब इसकी अगर हेडिंग बनाई जाए तो पहली हेडिंग ये बनेगी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड हैविंग मास M, लेंथ L, अबाउट एन एक्सिस passing through its one end and perpendicular to the rod। क्योंकि एक रॉड के किसी एक एंड से पास होने वाली एक्सिस बहुत सारी हो सकती हैं। ऐसी एक्सिस भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। और मुझे लगता है आप सबको इसका आंसर भी पता होगा। कितना होता है आंसर, कितने लोग जानते हैं, ml²/3। कितने लोग जानते थे ये बात, मैक्सिमम लोग जानते हैं। सही बात है ना। तो फिर मैं क्या इसका रिजल्ट याद करवाने जा रहा हूँ, नहीं, मैं थोड़ा सा प्रोसेस सिखाना चाह रहा हूँ। कुछ प्रोसेस सिखाऊंगा ताकि आप उसको करना आपको आ जाए। हम करेंगे क्या यहाँ पर, देखना जरा ध्यान से। ये रॉड है, हमें यहाँ एलिमेंट लेना होगा। इस एलिमेंट की मान लेते हैं लेंथ dx है, मास इसका dm है, ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये एलिमेंट बहुत छोटा है। तो मान लीजिएगा रॉड कुछ ऐसी है, मैंने तो इसमें थोड़ी थिकनेस दिखाई है, इतनी थिकनेस भी नहीं है। जो एलिमेंट मैंने लिया है वो काफ़ी साइज में मैंने दिखा दिया, इतना ज़्यादा नहीं है, ये बहुत छोटा है, ये इतना छोटा भी नहीं है, ये और छोटा है, ये इतना छोटा भी नहीं है, ये और छोटा है। बताओ ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसको पतला क्यों किया और छोटा क्यों किया, बताओ। छोटा करते करते ये अभी भी बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है। अब आप सोचो इतना छोटा होने का क्या मतलब है। आप ये बोल दो कि ये है एक पॉइंट पार्टिकल, तो हम इसे लिखेंगे एक्ट एज अ पॉइंट पार्टिकल। और आपको ये याद आ जाए कि एक पॉइंट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं। चलो बताओ क्या होता है, mr²। तो देखना क्या क्या चीज़ें सीखने को रहती हैं, सीखें नहीं सीखें वो आपकी मर्जी। एलिमेंट लेना होता है और ये एलिमेंट लेना भी बड़ा कठिन काम है, कई बार बच्चों के लिए कई जगह पर दिक्कत आती है। एलिमेंट ले लिया, एलिमेंट पॉइंट पार्टिकल है, फिर हमें उसे रिकॉल करना पड़ता है कि क्या हम उस एलिमेंट को पहचानते हैं, क्या उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं। बताओ क्या है, एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है dm(x²)। पक्का। अब दो इसी तरह का सीक्वेंस बना रहेगा, इंटीग्रेट करो चलो। तो dm(x²)। अब समस्या dm लिखने की, तो dm सीख लो आप क्या है। dm होता है टोटल मास डिवाइड बाई टोटल लेंथ मल्टीप्लाइड बाई रिक्वायर्ड लेंथ। देखा जाए तो पूरा जनरल फॉर्मूला ये है कि टोटल मास डिवाइड बाई टोटल पोर्शन जिसमें वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी फिलहाल तो लेंथ है, कभी कभी एरिया आएगा और कभी कभी वॉल्यूम आएगा। तो टोटल मास डिवाइड बाई टोटल पोर्शन मल्टीप्लाइड बाई रिक्वायर्ड पोर्शन। हालांकि ये फॉर्मूला भी है लैम्डा इंटू dx। अगर मास लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लीनियर मास डेंसिटी, अगर मास सरफेस में है तो सरफेस मास डेंसिटी, और अगर मास वॉल्यूम में है तो वॉल्यूम मास डेंसिटी। वो डिपेंड करेगा। अभी फिलहाल हमें जरूरत किसकी है, इसकी है। चलो रखते हैं इसमें इंटीग्रेशन ऑफ टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड लेंथ इनटू कितना x²। इसमें से कांस्टेंट क्या है बाहर ले लो जल्दी से। इंटीग्रेशन ऑफ m/l बाहर x² dx। कहां से कहां तक लिमिट लेनी है जरा बताओ। ऐसे अज्यूम करो कि हमें ये एलिमेंट्स यहां से लेने शुरू करने और यहां तक जाना है। तो x = 0 to x = l। क्लियर। m/l इंटीग्रेशन बताओ इसका कितना होता है, सभी जानते हैं x³/3 लिमिट 0 से l m/3l। आप लिमिट रख दीजिएगा x की जगह l, तो l³ - 0 कितना आने वाला है जरा बताओ। एक l यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, ml²/3। ये आपका क्या गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। क्लियर। आपने इसे निकलता हुआ देख लिया है, हालांकि आपको पहले से भी पता था। क्लियर। रफ कर दूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्क करते हैं, एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे फिर से इस बार, ठीक है। और हम निकालेंगे उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ये AB
रॉड है, मास m है, लेंथ l है, और इस बार लेंथ दोनों जो है इसके दोनों पार्ट इक्वल हैं, मतलब ये लेंथ है l/2 और ये लेंथ भी है l/2। बताओ इसका हम हेडिंग क्या डालेंगे इस केस में? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म थिन रॉड about an axis passing through the center of mass of the rod and perpendicular to the rod। क्लियर? ठीक है, जो चीजें मैं सिखाता हुआ चल रहा हूं मैं इन्हीं को दोबारा पूछूंगा, कोई नई चीज नहीं पूछूंगा। तुम उसके बाद अगर आंसर दे पाते हो ना तो भी बहुत बड़ी बात होगी, और टॉपिक ये शानदार तैयार होगा। ऐसा कोई रीजन, कोई एरिया नहीं होगा जिसमें आपको लगे कि हम यहाँ नहीं सोच पाएंगे। इसमें तीन ही चीजें होती हैं, एक थ्योरम्स दो आएंगी वो हमें सीखनी है, डेरिवेशन वाला पोर्शन है, और तीसरा है कुछ दोनों चीज़ों का मिक्सअप करके हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तैयार हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको बंद करो। देखना जरा फिर से वही प्रोसेस, आओ स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर जाओ, एक छोटा सा एलिमेंट लो, मास dm, पूरा ध्यान केवल एलिमेंट पे लगाओ, वो एक पॉइंट पार्टिकल है। बताओ पहला स्टेप, di इज इक्वल टू, बोलो dm x स्क्वायर, सही है, dm x स्क्वायर। dm की वैल्यू जल्दी बताओ, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड लेंथ। ठीक है, इसका मतलब है पहला स्टेप ये रहेगा क्या? रहेगा। अच्छा, दूसरा स्टेप ये रहेगा क्या? रहेगा। तीसरा स्टेप यहाँ ये नहीं रहेगा। बताओ क्या चेंज आएगा? लिमिट बदलेगी, -l/2 से +l/2। परफेक्ट, थोड़े थोड़े चेंजेस आएंगे। बताओ जरा जल्दी से क्या क्या आने वाला है? m/l बाहर, यहाँ कितना? x³/3 लिमिट -l/2 से l/2, m/3l, एक बार l/2 रख दीजिए आप, l/2 का होल क्यूब माइनस l/2 का होल क्यूब, सही है क्या? अच्छा बताओ यहाँ से क्या आने वाला है? m/3l, ये 3 तो बाहर ले ही लेंगे ना, इतनी बेसिक सी चीज है। फिर केवल x³ बचेगा, l/2 रख देंगे, एक बार फिर बाद में -l/2 रख देंगे। ये बताओ कितना आने वाला है? l³/8, माइनस का 3 बार मल्टीप्लाई होगा, वापस माइनस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, l³/8, बताओ ये कितना जाएगा? 2l³/8, तो ये आ जाएगा m/3l मल्टीप्लाइड बाई 2l³/8। बताओ ये इसको क्या कर देगा? 4 बना देगा, एक l कैंसिल कर देगा, ml²/12। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आया ml²/12। डायरेक्ट भी इसको बताया जा सकता था, ठीक है, ठीक है, इसको आपने निकलता हुआ देख लिया। रफ कर दूं? काफी है, ठीक है। अब वैसे देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि भाई रॉड में कोई भी एक ऐसी एक्सिस हम भेज सकते हैं, जैसे कि चलो यहां से ले लिया हमने, और ये लेंथ कितनी है? l/4, ये एंड A है, ये B है, और मैं आपसे पूछूं इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो क्या लग रहा है कहां पर चेंज लाने की जरूरत है? केवल लिमिट पर, आंसर निकल आएगा, बड़ी बात नहीं है। तो कहीं भी एक्सिस जाती है तो आपको वो लिमिट में केवल चेंजेस लाने हैं। हालांकि आपको एक और तरीका आगे सिखाया जाएगा कि उससे इस क्वेश्चन को करना ज्यादा आसान होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। लेकिन बात ये हो रही है कि क्या हम इंटीग्रेशन से कर सकते हैं? तो कर तो सकते हैं, बस मैं इतना बोलना चाह रहा हूं। तो x1 = -l/4 से बताना जरा x2 + +3l/4, लिमिट लगाओ, आंसर। बहुत थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं क्या आप? जैसे कि di की वैल्यू बताओ, dm x², लिमिट कहां से कहां तक? -l/4 से 3l/4, आप करके और आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हो। क्लियर? ठीक है। हमने एक रॉड में एक ऐसी एक्सिस की बात की जो रॉड के परपेंडिकुलर होती है। एक बार तो मैंने उसके एक एंड से उसको पास कराया, सेंटर से पास कराया, और कहीं भी जनरल पोजीशन से भी आप पास कराकर उसका वर्क कर सकते हो, सही है। चलिए मैं यहाँ ऐसे और हूँ कि आप ये वर्क कर ले जाएंगे, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, देखो जरा, रॉड पर ही अभी काम करना है, सही है, रफ कर रहा हूँ इसको मैं, है ना। चलो देखो, अब हुआ क्या कि रॉड हमने ऐसी ले ली, देखना ये रॉड है, ठीक है। अब ये रॉड जो है ना, ये एक्सिस है, ये एंगल थीटा है, सीखते हैं इसको। ये रॉड है, मास इसका m है, लेंथ इसका l है, लेकिन ये ऐसे रखी हुई है। मेरा कहना ये है कि आप जब किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हों तो आप ये जरूर देख लें कि उस बॉडी को उस एक्सिस के अबाउट किस तरह रोटेट
किया जा रहा है या कराया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो रोटेट कर रही हो, या तो रोटेट हो रही हो या रोटेट करवाई जा सकती हो। मैं दोनों बातें बोल रहा हूं, मतलब ये रॉड है इस बार और ये ऐसे देखो, मैं ये समझना बहुत जरूरी है, ये ऐसे रोटेट हो रही है। तो इस समय जब ये रॉड रोटेट हो रही है तो क्या बना रही है, एक तरह से रॉड क्या बना रही है, पूरी शेप कोन जैसी शेप नहीं बना रही है क्या, कोन जैसी शेप बना रही है, सही है ना। अच्छा, इसका हम रिजल्ट निकालने वाले हैं, लेकिन इससे पहले जो हमने सीखा था चलो उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले आपने रॉड ऐसे ली थी और एक्सिस कैसे ली थी, एक्सिस एक पेन लाओ जरा मेरे को, ये एक्सिस ली थी क्या, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकाला आपने, याद करो ml²/12। अब बस मैं ये चाहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है ऐसे, ठीक है, और आपसे कोई ऐसे पूछ दे, ये एक्सिस रख ले, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तब आप सोचोगे यार ये नहीं आता है हमको। ये आपको एक बार फील करना होगा कि इस तरह घुमाना, इस तरह घुमाना, दिख रहा है क्या, और फिर कैसे ऐसे घुमाना, बात एक ही है भाई। और अगर कोई ऐसे कह दे कि मैंने तो इसको एक्सिस को यूं रोटेट कर लिया ऐसे, फिर एक रॉड ले लिया और फिर इसको रोटेट कर रहे हैं हम किसी एंगल पर, ये तो बात एक ही है ना। बस ये देखो कि रॉड एक्सिस के अबाउट किस तरह का रोटेशन ले रही है, सब एक ही बात है। यूं घुमाएं हम यूं घुमाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको पहचान गए तो कभी भी मैं तुम्हें आपको किसी को भी कैसे भी कंफ्यूज करूं कि रॉड ऐसे रखी है, रोटेशन एक्सिस ये है, चलो बताओ उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपको एक बार तो फील करके देखना है कि वहां रोटेशन कैसा हो रहा है या कैसा परमिसिबल किया गया है। मतलब ये बड़ी छोटी बात है लेकिन बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं। बच्चों को ऐसे सिखा दो ये वाली बात और फिर ऐसे पूछ दो, इसका तो आता है, चलो ऐसे बताओ, ऐसे बना दो फिगर, बस बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हमने तो ये सीखा है ml²/12, इसका थोड़ा पता नहीं। आप जब बोल दोगे कि इसका ml²/12 है तब हम लिख देंगे, और अगर थोड़ा ऐसी बदतमीजी कर दो देखना, तब तो कंफ्यूज होना कन्फर्म है। ये थीटा दे दो, ऐसे रॉड दे दो, रॉड यूं है, यूं एक एंगल पर है, और रोटेशनल एक्सिस ये है अंदर वाली है, और ये घूमेगी ऐसे, देखना यूं, सुन रहे हो। अच्छा, मतलब देखो ऐसे दो फिगर तो बच्चों को आ रहा है, यूं दे दो थोड़ा थोड़ा तो परेशानी होगी। मतलब वो ये फिगर बना कर दिया गया तो यही तैयार होगा, और अगर एंगल पर दे दिया आपने, अब ये रॉड जब ऐसे घूम रही है तो घूमते हुई रॉड तो कहीं पर भी लोकेटेड हो सकती है ना एक मोमेंट के लिए, तो इसका आंसर देने में क्या परेशानी है। लेकिन बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा वो, क्योंकि थीटा दिया हुआ, बच्चे ये भी सोचते हैं ना कि थीटा दिया तो उसका यूज भी तो यार बनता है ना भाई, थीटा दिया तो उसकी भी कुछ वैल्यू है, ऐसे बेइज्जती थोड़ी ना कर सकते हैं, तो थीटा को भी काम में ले लेंगे, है ना। आंसर क्या आएगा इसका, ml²/3 ml²/3। तो मैं क्या बताना चाह रहा था कि चीज़ों को थोड़ा घुमा घुमा के भी देख लो, रोटेट करा करा के भी देख लो। अच्छा, इस केस में और उस केस में देखो ध्यान से, फर्क है क्या। इसको जरा रोटेट कराओ, ऐसे रोटेट हो रहा है। अच्छा, एक काम करता हूं मैं, एक फिगर और बनाता हूं, देखना ध्यान से। अब तो फिगर मैच कर गया ना पूरा, देखना अभी। अब मैच कराओ, क्या ये और वो सेम है। तो मैं बताने से पहले पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये वाला केस और ये वाला केस सेम है। हाँ, इसमें क्या हो रहा है, इसमें रॉड देखो ऐसे रोटेट हो रही है, ये तो एक्सिस है, ये अंदर जा रही है एक्सिस, ये और ऐसे रोटेट हो रही है ऐसे, ये जिसका हम आंसर जानते थे पहले से, या जानते हैं भी कह सकते हो। और रॉड की ये पोजीशन है कोई, और इस पोजीशन को लोकेट कर लिया गया
इसको नोटिस कर लिया गया, कहा गया इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कितना आएगा। जबकि ये वाला तो ये इसका रोटेशन देखो ये है, और ये वाला जो केस है इसमें क्या कहानी है, इसमें एक्सिस यूं है, रॉड यूं है, और रॉड कैसे घूम रही पता है क्या, रॉड इसमें ऐसे घूम रही, ये फिर ऐसे, फिर ये ऐसे 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 ऐसे, तो ये रोटेशन अलग है और रोटेशन अलग है। तो पहले तो कई बार यही समझना मुश्किल हो जाता है, तो हम एक नया क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है भाई। रॉड है लेकिन केस नया है। स्टार्ट करें, देखना ये एक एक्सिस के अबाउट रॉड रोटेट हो रही है इस तरीके से, तो आप चाहो तो इसका एक विजुअलाइजेशन ऐसा भी दिखा सकते हो ताकि लगे कि भाई रॉड किस तरह से रोटेट कर रही है ना, ऐसे, तो थोड़ा फीलिंग और बढ़ जाएगा, बाकी कोई जरूरी नहीं है ऐसा। अब हमें एलिमेंट लेना है, एलिमेंट लेने का एक तरीका है कि स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे जाओ और यहां क्या ले लो, एलिमेंट ले लो dx, यहां से x पर जाओ dx ले लो। अच्छा मास बताओ dm, चलो dm लिखवाओ, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड लेंथ। एलिमेंट पे पूरा ध्यान लगाओ, एलिमेंट क्या है, एक पॉइंट पार्टिकल। इस एलिमेंट का इस एक्सिस के अबाउट और कुछ तुम्हें दिखना नहीं चाहिए, फिर अब केवल ध्यान अपना एलिमेंट पे लगाओ। ये एलिमेंट है, ये एक्सिस है, और कल से अब तक की क्लास में हम लोग पॉइंट पार्टिकल पर ही काम कर रहे हैं। अभी बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे आप, dm बताओ एक्स स्क्वायर, क्या ये सही है, नहीं रॉन्ग है। एक ही चीज पे हमने जोर दिया था कि एलिमेंट का मास लिखो और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको तो ये चाहिए। अब ये कैसे निकलेगी, बहुत सिंपल सा स्टेप है, x के क्या कर दो कंपोनेंट्स, एक क्या आ जाएगा x cos थीटा, ये क्या आ जाएगा x sin थीटा। एलिमेंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी बन जाएगी, तो इसका मतलब ये पहला स्टेप रॉन्ग है। दूसरा सही क्या होगा, r परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और r परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा l नहीं x sin थीटा, ये सही है क्या, x sin थीटा, ठीक है भाई। तो हमने dm लिख दिया, dm इंटू बताना जरा x sin थीटा का होल स्क्वायर। dm की वैल्यू बताओ, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ परपेंडिकुलर, सॉरी टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड लेंथ इंटू बताना जरा x स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ di। अब यहाँ थोड़ी थोड़ी चीजें सीखते चलो, कोई इतनी टफ भी नहीं है। चलो इंटीग्रेट करते हैं जल्दी से। तो ये बताओ अच्छा कि इंटीग्रेशन से इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं, m/l sin स्क्वायर थीटा x स्क्वायर dx। इसमें से क्या चीज बाहर ले ली जाए जो कांस्टेंट है, बताओ क्या बाहर लेंगे, m/l, केवल m/l बाहर आएगा, ऐसा कितने लोग कह रहे हैं, क्या कॉमन लेंगे बताओ, m/l sin स्क्वायर थीटा। क्यों भाई sin स्क्वायर थीटा क्यों बाहर ले रहे हैं, थीटा इज कांस्टेंट, तो ये सब जानते हो। मैं एक लाइन थोड़ी सी और बोल देता हूं तो ज्यादा बेहतर जान जाओगे। बोलूं, कांस्टेंट कैसे तय होता है ये बताने जा रहा हूं, हालांकि बताने की जरूरत है नहीं, मैं फिर भी लाइन बोल रहा हूं, आगे काम आएगी, आगे काम आएगी। एलिमेंट को अलग अलग जगहों पर रख करके आप देखो, एक बार जो बोलता जा रहा हूं उसको फील भी करो। एलिमेंट को अलग अलग जगहों पर रख करके देखो, यहां था, अब यहां देखो, x क्या हो जाएगा बड़ा, थीटा वही रहेगा, यहां रख कर देखो, यहां रख करके देखो। तो आगे की जितनी भी जर्नी है वहां पर कांस्टेंट क्या है ये कई बार तय करने में दिक्कत अगर आए तो एलिमेंट को बदल कर देखो, अलग अलग जगहों पर लेकर के देखो, डिफरेंट लोकेशंस पर लेकर के देखो, और उसमें जो चीज वेरी कर जाए समझ जाना वो वेरी है। अच्छा बताओ, बाहर ले सकते हैं m/l sin स्क्वायर थीटा x स्क्वायर dx। जल्दी बताओ लिमिट, लिमिट कहां से कहां तक लें, x को कितना कर दें छोटा 0 और बड़ा कितना कर दें l, पूरी रॉड कवर हो जाएगी। तो हमें पूरी रॉड कवर करनी है, पूरी रॉड। बताओ x इज इक्वल टू 0 से
x2 इक्वल टू l तक आप क्या ले लीजिए, लिमिट m अपॉन l साइन स्क्वायर थीटा x क्यूब बाई 3 0 से कितना l। बताओ ये कितना आने वाला है, ये स्टेप आने वाला है l क्यूब बाई 3, एक l कैंसिल आउट हो जाएगा, m यहां कितना बचेगा l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 3। सो सिंपल कैलकुलेशन। अच्छा अब मैं ये क्वेश्चन नंबर जो भी है डालते जाना, 2 है 3 है जो भी है, शायद 3 होगा। चलो मैं इसको दोबारा करने जा रहा हूं फिर से। इस बार बस हम इस एलिमेंट को ऐसे नहीं लेंगे x के फॉर्म में ना, देखना भी बहुत बढ़िया चीज सीखोगे आप। लो ये थीटा ये सब ठीक है, एलिमेंट तो हमें यही रॉड में लेना है। एलिमेंट ऐसे तो नहीं हवा में, यहां ले लेंगे, यहां लेंगे तो रॉड में। बस मैं कहना चाहता हूं किसी ने इसको x लिख दिया तो नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं। अब बताओ अगर ये x है तो ये कितना होगा dx, सही है, कोई दिक्कत किसी को? ये स्टेप रॉन्ग है। x जिस डायरेक्शन में होता है dx उसी डायरेक्शन में हो सकता है, y जिस डायरेक्शन में होगा dy उसी डायरेक्शन में होगा। ये अच्छी चीज है सीखने वाली। हम dx इसको नहीं कह सकते, इसे कोई और नाम दीजिए आप, जो हो लेकिन दीजिए आप। इसको आप क्या नहीं कह सकते, dx नहीं कह सकते। बताओ क्या देना चाहिए, कुछ भी ले लो, dl ले लो। चलो भाई मैंने इसको dl ले लिया, तो फिर dx क्या होगा, dx x की डायरेक्शन में ही होगा। मतलब अगर आपको इच्छा है कि नहीं हम तो dx देखना चाहते हैं, अगर ये जिद है तो बताओ कैसे पूरी होगी वो। इस dl देखो, मैंने इसको ध्यान से देखो जरा, dl ये है, ये एंगल थीटा, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो यहां पर, तो बताना ये जो एंगल आएगा, ये एंगल देख रहे हो। मैं यहां थोड़ा अलग से इसको विजुलाइज करा देता हूं। ये जो है ये एंगल कितना, ये थीटा, ये लेंथ कितनी है dl के दो कंपोनेंट करो, एक कंपोनेंट आएगा यहां तक, ये वाला dl का पार्ट, dl cos थीटा, एक कंपोनेंट ये वाला आएगा, ये वाला। बताओ जरा dl sin थीटा, जो dl sin थीटा है वो किस डायरेक्शन में है, dx की डायरेक्शन में। तो यदि आपको dx चाहिए ना तो dx कितना होगा, dl sin थीटा। आप बस क्या गलती नहीं करोगे, ये x ले रहे हो इसको आप dx कह रहे हो, ये नहीं कह सकते आप। ठीक है, अच्छी चीज है, सीखने लायक है। चलो dm बताओ, टोटल मास डिवाइड बाई टोटल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड लेंथ। अब रिक्वायर्ड लेंथ में क्या लिखूं मैं dx लिखूं या dl लिखूं? फिर से यहां सोचने वाली बात है कि dx लिखूं या dl लिखूं। अब इसमें एक ही लाइन की जरूरत है, एलिमेंट जिस पोर्शन पे है उसकी एक्चुअल लेंथ लेनी होती है, एक्चुअल पोर्शन लेना होता है। ऐसे नहीं कि उस पोर्शन का कंपोनेंट कर लो और वहां पर वो मास है भी नहीं लेकिन वो आप लेंथ में ले लो। ये तो वही बात हो गई, यहां पर मास है, इसका एक कंपोनेंट ये ले लो, और मास है यहां पर, लेंथ आप ये ले लो। तो वही बात हो गई कि वहां मास है नहीं, लेंथ हम फिर भी उसकी ले रहे हैं। गलत हुआ ना डिस्क्रिप्शन। क्या नहीं लिख सकते इस बार, मास अपॉन लेंथ इनटू dx नहीं लिख सकते, क्या लिखना पड़ेगा, dx। बताओ यहां क्या क्या गलती होने के चांस थे, x के साथ dx लेने की गलती एक, दूसरी गलती टोटल मास बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड लेंथ में क्या लिख देगा स्टूडेंट, dx। ये दोनों गलतियां फिर समलेंगे नहीं वो। चलो अपन तो खैर बच गए है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्टेप है, ये वही क्वेश्चन है लेकिन जरूरी है सीखना। आओ सिखाता हूं। चलो बताओ, di इज इक्वल टू, बोलो dm इंटू क्या लिखा जाए। अच्छा एक और बात, अगर ये dl है तो ये फिर क्या होगा, स्मॉल l होगा। अरे x से dx तय होता है तो dx से x भी तो तय हो जाएगा। तो अगर l से dl तो dl से l भी कंफर्म हो जाएगा। चलो बताओ di की वैल्यू, dm इंटू क्या लिखूं, बोलो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस एलिमेंट की क्या है, एलिमेंट यहां पर है, पॉइंट पार्टिकल है, पॉइंट पार्टिकल है, इसकी इस एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, x स्क्वायर। चलो वैल्यू बताओ dm की जल्दी से, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय dl इंटू बताओ x स्क्वायर। अब समस्या है x की,
कि हम इस क्वेश्चन को अब यहाँ से हम कई रास्तों से इंटीग्रेट कर सकते हैं, कई तरीके हैं। ये तो समझ में आ रहा है कि डीएल में कन्वर्जन इंटीग्रेशन करना है, और डीएल में अगर इंटीग्रेशन करना है ना तो ये एक्स परेशान करेगा। तो पहले तो मैं ये बताओ कि अभी मैं अगर इसको इंटीग्रेशन लिखूं यहाँ पर तो कौन कौन यहाँ पर कांस्टेंट है केवल, ये बताओ पहले तो। केवल m और l। x कांस्टेंट है क्या, कैसे पता चलेगा? एलिमेंट थोड़ा नीचे लेके देखो, x बड़ा हो जाएगा, मतलब x हम बाहर नहीं ले सकते। मैंने लाइन बोली थी ना, काम आ रही है वो। अच्छा, 3 रास्ते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक, हम किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो या तो सब कुछ स्मॉल l से बना हुआ आ जाए या फिर x से ही बना हुआ आ जाए, उसमें भी हमको समस्या नहीं है। लेकिन आए एक वेरिएबल, अब x भी वेरिएबल और dl भी क्या वेरिएबल है, मतलब l के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। अगर dl लिखते हैं तो बताओ क्या करें, क्या चीज ठीक रहेगी? x को l में कन्वर्ट कर दो। बताओ यहाँ ऐसा कोई इक्वेशन लगा सकते हो कि x और l में रिलेशन आ जाए? लगा सकते हो, साइन थीटा लगा दो। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो x की वैल्यू जल्दी बताओ। l साइन थीटा, चलो उठा के वहां पुट कर दो। तो बताओ जरा, एक रास्ता तो ये बन रहा है m अपॉन l इंटू एक्स स्क्वायर। जल्दी बताओ फास्ट। l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू dl। अब बताओ इसमें से क्या क्या बाहर ले सकते हो? इस कैपिटल M अपॉन l साइन स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन ऑफ l स्क्वायर dl। कोई समस्या नहीं। और l को छोटा कितना कर सकते हो? 0। और इंक्रीज कितना कर सकते हो? मैक्सिमम लिमिट कैपिटल L, क्योंकि ये पूरी लेंथ कितनी है? कैपिटल L। समझ गए क्या? L1 0 से इंटीग्रेशन कर दो, ये आपका l स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा? l क्यूब बाई 3, फिर कैपिटल L क्यूब बाई 3, एक l कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा आंसर? लेकिन क्या यही एक अकेला रास्ता था क्या? नहीं, हमारी इच्छा है कि हम x पे लिमिट लगाएंगे। जाओ, अब जब x पे लिमिट लगाना चाहते हो तो किसको बदलना जरूरी हो गया? dl को बदलना जरूरी हो। क्या dl नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं। और सिखाता हूं मैं तुम्हें, देखना सिखाता हूं। कहाँ गई इक्वेशन? वो रखी हुई है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल है ना, वहां से l लिखो, x अपॉन साइन थीटा। और अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हो आप? x कॉसिक थीटा। और अगर l इज इक्वल टू एक्स कॉसिक थीटा है तो इसे क्या कर दो आप? इसे क्या कर दो? डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करोगे तो l क्या बन जाएगा? dl। x क्या बन जाएगा? dx। थीटा कांस्टेंट है, वो वैसे का वैसा बना रहेगा। अब चाहो तो आप यहां पर भी कर सकते थे, ये dl बन जाएगा, ये dx बन जाएगा। साइन थीटा, थीटा तो कभी वेरी कर ही नहीं रहा है ना, तो थीटा तो हर जगह कांस्टेंट है, तो यहाँ भी बन सकता था, यहाँ भी लिख सकते हो आप। तो dx कॉसिक थीटा, मतलब क्या करना चाहिए? जहाँ dl लिखा वहाँ क्या लिख दो आप? dx कॉसिक थीटा या dx अपॉन साइन थीटा, एक ही बात है। चलो आओ उठाते हैं। कैपिटल M अपॉन L एक्स स्क्वायर, dl की जगह बताओ वैल्यू, dx अपॉन साइन थीटा ले लें क्या, या कॉसिक थीटा ले लें? हाँ, अपॉन साइन थीटा ले लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा ना। चलो ऐसे रहने देते हैं इसको। तो L इज इक्वल टू एक्स अपॉन साइन थीटा, तो dl की वैल्यू dx अपॉन साइन थीटा। चलो बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगी? dl की वैल्यू dx अपॉन साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ क्या क्या बाहर आ जाएगा? चलो, m अपॉन l साइन थीटा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। लिमिट किसकी लगने जा रही है? x की। चलो लगाओ, x को सबसे कम कितना किया जा सकता है? अगर हम रॉड को एंड इसके a से b तक कवर करें तो x को छोटा कितना किया जा सकता है? 0। बहुत बढ़िया, x को छोटा करके चलो 0 लिमिट लगा ली। बड़ा कितना कर सकते हैं? क्या हम स्मॉल x को बड़ा करते करते क्या l कर सकते हैं क्या? l नहीं, ये लेंथ है मैक्सिमम। छोटी कितनी? 0। और बड़ी कितनी? अब बताओ ये लेंथ कितनी आएगी? कैपिटल L का एक कंपोनेंट ये वाला L साइन थीटा। तो बताओ x2 की लिमिट क्या बनेगी? कैपिटल L साइन थीटा, ये बनेगी इसकी मैक्सिमम लिमिट। चलो सॉल्व करते हैं, जल्दी बताओ। m अपॉन L साइन थीटा इंटू इसका बताओ इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, 0 से L साइन थीटा। m अपॉन 3 बाहर, थ्री बाहर तो मतलब 3 L साइन थीटा इंटू, चलो L क्यूब लिखा हुआ है और L साइन थीटा लिमिट में है, बताओ L क्यूब साइन क्यूब थीटा। चलो सॉल्व करो।
एक एल कैंसिल आउट, साइन थीटा कैंसिल आउट, आंसर बताओ। m अपॉन, हाँ जी 3l, नहीं 3 ऊपर बचेगा, m अपॉन 3, यहां बताओ l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। पहले आंसर क्या था? तब भी यही था। अब आपको एक ही क्वेश्चन के कितने तरीके आंसर पता चले? 2। एक तो मैंने कैसे लिमिट ली है, वहां से x dx लेकर काम कर लिया, इस बार मैंने इसको x लिया तो वो l लेकर के काम कर लिया, लेकिन फिर भी हमने इसे कर ही लिया। गलतियां 2 जगह हो सकती थी, दोनों मैंने सिखा दी हमको, ठीक है। देख हमें आंसर मिल गया इसका कितना, m l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई। तीसरा एक और तरीका बताने जा रहा हूं, वो बहुत शॉर्ट सा है, देखो एक स्टेप लगेगा बस, देखना सीखना जरूरी है ये भी। एक काम करो, लेंथ के कंपोनेंट कर दो, करो। एक पार्ट ये आ गया, एक पार्ट ये आ गया, बताओ इसका नाम l cos थीटा, इसका नाम बताओ l sin थीटा। ये जो एक्सिस के अलोंग वाला पार्ट है, इसका कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बन पाएगा। कौन सा पार्ट बचा? l sin थीटा। जो तुमने सबसे पहला केस पढ़ा था उसमें यदि लेंथ l हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप इसके अबाउट क्या लिखा करते थे? लिखा करते थे m l स्क्वायर बाई 3। बस l की जगह इस बार ये सबसे शॉर्ट है, ना कोई इंटीग्रेशन है ना कोई काम करना है, केवल और केवल कंपोनेंट्स करो बस। बताओ आंसर, m l sin थीटा का होल स्क्वायर बाई 3 आपके लिए बेहतर है ना? क्या करो? कंपोनेंट करो बस। पहले एक cos थीटा और एक sin थीटा, ठीक है। फिर आप कहोगे वो क्यों सिखाए? मजबूरी है, 1-2 जगह है जहां हमें उसे तैयार करना है, बस उसके लिए सिखाया गया है, बाकी तो शॉर्ट तरीका तो ये है, ठीक है। रफ कर दें, चलो ओके। चलो एक क्वेश्चन और कर दो जरा। ये एक रॉड है, देखो इसका तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जान गए हो, इसका कितना आंसर है? ml स्क्वायर बाई कितना? 3। हर एक रिजल्ट कम से कम 20 बार से ज्यादा बार रिपीट होगा ये यूनिट खत्म होते होते, और फिर भी ऐसे महान लोग मिल जाएंगे जिनको गजब बात क्या होगी, याद नहीं होगा। देख लेना, यही भी हर कई तो 50 से ज्यादा बार चैप्टर खत्म होते होते 50 से ज्यादा बार ये केस ना है ना कि रॉड का इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ml स्क्वायर बाई 3। और यही दोबारा पूछूंगा तो कई लोग ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन सर अभी थोड़ा याद नहीं आ रहा है, ये स्थिति हो जाएगी। गजब होगी, बहुत ये मतलब इनाम देने वाली बात होगी, अवार्ड देने वाली बात। सही बता रहा हूँ मैं, हंस रहे हो तुम ही के बारे में कह रहे हैं। लो तुम में से कई ऐसे मिल जाएंगे, हाँ बात कर रहे हो। चलो देखो इधर, तो ये केस हमने देख लिया ना। अब देखना, ये एक रॉड है और ये एक्सिस है, एक्सिस है, वो एक्सिस उसी रॉड पर है, उसी के अलोंग है। चलो बताओ आंसर। ठीक है, कैसे? बात है सोचने वाली। एक एलिमेंट लेते हैं, रॉड पहली बात तो इतनी मोटी है नहीं, इतनी थिक है नहीं, ये थिक हो गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये बहुत पतली है, अब जबरदस्ती समझ लो हमने जूम करके दिखाया है थोड़ा सा, वरना पता ही नहीं चलेगा कि रॉड है भी क्या, ऐसे इसमें दिखेगी नहीं, है ना? लगभग ये है वैसी, बिल्कुल ऐसी, ठीक है। चलो अब आप इसमें छोटा सा एलिमेंट ले लो, एलिमेंट को क्या कर दो, पॉइंट पार्टिकल dm, और r परपेंडिकुलर कितना हो रहा है? 0। बस जरूरत नहीं इतनी बेसिक चीजों को समझने की, बस कर लेते हैं फॉर्मेलिटी। बताओ आंसर। 0। अच्छा, तो मान लूं कि एक रॉड अगर किसी रोटेशनल एक्सिस पे पूरी की पूरी रखी हो, वो थिन हो, तो उसका आंसर क्या कर दोगे? 0। अच्छा, फिर से आ जाओ, ये एक रॉड है, ये पैरेलल रखी है, रोटेशनल एक्सिस के पैरेलल है, मास m है, लेंथ l है। बताओ आंसर।
रोटेशनल एक्सिस ऐसी है, मतलब ये रोटेशनल एक्सिस है और ये रॉड है और इसको ऐसे रोटेट होना है। टाइम कितना बाकी है अपने पास? हो गया क्या? हाँ, बस दो मिनट में कवर करते हैं। चलो बताओ, ये रोटेशनल एक्सिस है, ये रॉड है, आंसर बताओ। एम एक्स स्क्वायर, ऐसा बोल रहे हो आप? कितने लोग बोल रहे हैं ऐसा? कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी बोल रहे हैं, है ना? ये भी बड़ी बात है। अच्छा, रफ कर दें इसको। देखो, बोलूं मैं? चलो देखो, काम करते हैं, एलिमेंट लेते हैं। पहले तो ये बताओ, ये एलिमेंट हमने अगर डीएम लिया तो क्या मैं इसको डीएक्स लिख सकता हूं क्या? गलत बात है यार ये। क्या डीएक्स लिख सकता हूं? अभी सिखाया है, डीएक्स तो एक्स के लॉन्ग लिखा जाता है, ये क्या लिख सकते हैं अपन इसको? डीएल। अच्छा, एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो जरा एक बार। डी आई इज इक्वल टू, बताना, डीएम क्या लिखूं? एक्स स्क्वायर। ये सही है? ठीक है। डीएम की वैल्यू बताना जरा एक बार। टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड लेंथ, डीएल। 3 रास्ते हैं। पहला स्टेप है, हमने एलिमेंट का लिखा और इंटीग्रेशन कर दिया। ये बताओ अच्छा कि क्या यहां पर हम x को कैसे ट्रीट करेंगे? इतना आंसर दो पहले। x को पक्का कैसे सोच पा रहे हो? एलिमेंट दूसरी जगह लो जरा एक बार, x वही रहेगा, जबकि अभी तक कभी x कांस्टेंट नहीं होता था, देख लो आप, लेकिन इस बार x कांस्टेंट है। वो लाइन अगर आप सही से सेट करते हो तो। चलो बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, आंसर बताओ। डीएम का इंटीग्रेशन m, क्या आ जाएगा आंसर? एम एक्स स्क्वायर। एक तो तरीका ये है। दूसरा, किसी ने कहा कि हम तो भाई डीएम रखेंगे ये, क्योंकि हमें वो आता है m अपॉन एल इंटू डी एल इंटू एक्स स्क्वायर। बताओ क्या बाहर लेना चाहिए? m बाई एल बाहर, एक्स स्क्वायर भी बाहर, अंदर क्या आएगा? बताओ, ये डीएल कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? 0 से l, तो ये कितना बनने वाला है? l, l l कैंसिल आउट। आंसर बताओ, एम एक्स स्क्वायर। सही है क्या? एक और तरीका है, देखना, मैं यहां पर नया फिगर बना लेता हूं। ये रॉड है, चलो मान लेते हैं ये रॉड छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। पहले पार्टिकल का मास m1 है, यहां से डिस्टेंस x है, दूसरे का m2 है, यहां से डिस्टेंस x है, तीसरे का m3 है, डिस्टेंस x है। और याद करो जरा कि अगर ये पॉइंट पार्टिकल से बनी हुई मानी जाए, जो कि मानी जा सकती है, तो वो जो शुरू में मैंने फॉर्मूले बताए थे ना रिजिड बॉडी के करने वाले, मैंने कहा था वो काम के फिलहाल तो नहीं है, चलो लिखते हैं उसको। तो I इज इक्वल टू m1 एक्स स्क्वायर m2 एक्स स्क्वायर। काम आएगा ये, इसलिए सिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं मैं इसको यूज में लूंगा इस तरह के कॉन्सेप्ट को। m3 चलते चले जाओ, mn xn स्क्वायर। इन सब से क्या कॉमन आ रहा है? क्या बच रहा है? m1 m2 m3, और ये सारे वही पार्टिकल्स तो हैं जो रॉड में लिए गए हैं, और सभी का तो मास सम करना है। कितना हो जाएगा ये? कितना हो जाएगा आंसर? दिस इज योर। तो ये तीसरे तरीका था, सही है? इसको अपन यहां से ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक रॉड जो पैरेलल अगर है किसी एक्सिस के अबाउट, तो अगर हमारे पास उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है तो आंसर कितना जाएगा? एम एक्स स्क्वायर। वो अगर स्मॉल आर है तो कोई बात नहीं, अगर स्मॉल आर होता तो आंसर एम आर स्क्वायर हो जाता। अच्छा, तो रॉड का आपने एक एंगल पर भी वर्क देख ही लिया, सही है? पैरेलल देख लिया और उसी एक्सिस में है तो भी देख लिया। अब मैं फाइनली ये कहूंगा कि जैसे अगर तुम्हारे सामने ये रॉड ऐसे आ जाए और ये एक्सिस हो जाए और ये एंगल दे दे वो थीटा ऐसे, और रोटेशन ऐसा करवा रहा हो, एंगल को लेकर के थोड़ा आपको परेशान करेगा, एंगल हम ये नहीं देंगे, हम तो ये देंगे। क्या करोगे? एल के दो कंपोनेंट, एल कॉस
एल साइन वाला पार्ट बेकार हो जाएगा, उसका 0 आ जाएगा। एल कॉस थीटा का ले लेंगे, कितना आ जाएगा? I इज इक्वल टू एम टाइम्स एल कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, सही है क्या? ठीक है, यहां तक हमने वर्क पूरा कर लिया। रॉड में हम थोड़ा सा वर्क और करेंगे और एक बार हम रॉड को पहले अच्छे ढंग से हैंडल कर लेंगे हर सिचुएशन पर जाकर के, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वर्क को लेकर के। उसके बाद फिर हम आगे की और बॉडीज देखेंगे, जैसे कि रिंग है, डिस्क है, स्फीयर्स वगैरह हैं, थोड़ा उनको निकालना भी सीखेंगे। बाद में हमें जरूरी क्या होगा, इन सब का रिजल्ट्स याद रहे, सबसे ज़्यादा जरूरी तो यही होगा आपके एग्जाम के लिए। तो रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे, हम उन रिजल्ट्स को यूज करते हुए ही आगे की प्रिपरेशन करवाएंगे। ओके, थैंक यू।